नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन उत्तराखंड के हमारे खास कार्यक्रम हमारे मेहमान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। दर्शकों, हमारे मेहमान कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से कराते हैं जिन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति में विशेष योगदान दिया है। अपने काम से वो लाखों लोगों के दिलों में राज करते हैं और कई लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान उत्तराखंड फिल्म जगत के सुपरस्टार मौजूद हैं। ये वो शख्सियत है जिन्होंने जिस भी फिल्म में काम किया वो फिल्म सुपरहिट हुई है। इनके अभिनय को लाखों लोग पसंद करते हैं और यही कारण है कि इनके अभिनय के कारण इन्हें फिल्मी जगत का अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना भी कहा जाता है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान उत्तराखंड के फिल्म जगत के बलराज नेगी जी मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद रेणु जी, आपका। जी, सबसे पहले तो आप कैसे हैं? एक लंबा सफ़र आपका फिल्म जगत में रहा है। बहुत लंबा सफ़र रहा है जी। और अभी भी काम कर रहा हूँ जी। अभी भी ठीक हूँ जी। मंच पे कार्यक्रम चल ही रहे हैं जी। गढ़वाली मूवीज़ भी चल ही रही हैं जी। अब तो यहाँ पे वेब सीरीज़ भी शुरू हो चुकी हैं जी, जिनमें भी काम हो रहा है। जी। तो काम तो लगातार अभी चल ही रहा है। जी बिल्कुल नेगी जी, आज आपसे आपके फिल्मी सफ़र को लेकर हमें ढेर सारी बातचीत करनी है, लेकिन सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि मूल रूप से उत्तराखंड में आप कहाँ से आते हैं, बचपन के दिनों में आप क्या करते थे और कैसे फिर आप फिल्मों जगत की तरफ आते रहे? रेणु जी, मैं भगवती नारायणबगड़ चमोली का रहने वाला हूँ। जी। भगवती वो गांव है जो माँ नंदा का मायके का आखिरी गांव है। जी। अभी नंदा देवी राजजात आएगी 24 में, तो उस गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है। उस गांव का मैं रहने वाला हूं और मैं बचपन में स्कूल में जब मैं पढ़ता था वहाँ पे, तो तभी गांव में रामलीला हुआ करती थी। जी। तो रामलीला में लड़कों को लड़की बना के कोरस का डांस कराया जाता था, तो लड़की बन के मैं कोरस का डांस करता था। जी। और मैं डांस पता नहीं भगवान की कृपा क्या थी, इतना अच्छा करता था कि मुझे बाद में रावण दरबार में मुझे नर्तकी बना दिया कि रावण दरबार में आपने नाचना है। जी। तो वहाँ भी फिर मैंने डांस किया। जी। उसके बाद फिर रामलीला में मैंने शत्रुघ्न का पाठ किया। इस प्रकार से मैं रामलीला से ही मैं आगे बढ़ता चला गया। जी। फिर हमारा राज इंटर कॉलेज नारायणबगढ़ जो था, तो पूरा चमोली जिले का एक कंपटीशन होता था गौचर मेले में। जी। जहाँ पे डांस कॉम्पिटिशन होते, कवि सम्मेलन होते थे, स्पोर्ट्स होते थे। तो वहाँ जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे मंच पे मैंने डांस भी किए और प्राइज भी मिला। तो इस प्रकार से यहाँ से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई। जी, तो यानी कि बचपन में ही आपके अंदर कहीं ना कहीं एक्टर का वो कीड़ा था जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो क्या बचपन में जब आप रामलीला करते थे तब आपने ठान ली थी कि बड़े होकर आप एक्टर बनेंगे या कुछ और सपना आप देख रहे थे? नहीं मैम, तब एक्टर का नाम तो हम जानते ही नहीं थे। जी। क्योंकि केवल रामलीला में काम करते थे, तो एक्टर का नाम हमें तब जानते भी नहीं थे एक्टर क्या होता है। हाँ, हमने वहाँ पे फिल्म देखी है 7 हिंदुस्तानी, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय दिखाता था गांव गांव में जाके, कई फिल्में दिखाते थे वो फिल्में हम देखते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक्टर का तो बहुत लेट में ही काम शुरू हुआ है, क्योंकि मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। जी। तो नंदा देवी राजजात हमारे यहाँ गांव में ठहरी थी रात को, सर्दी का मौसम था, तो चीड़ के पेड़ के बड़े बड़े वो जलाए जाते हैं, वो किए जाते हैं। तो पांडव नृत्य हो या किसी प्रकार का कोई भी नृत्य हो, ढोल बजता था तो मुझे नाचने का शौक था। मैं उसी शैली में नाचता था। रात भर सुबह 4 बजे तक ये सारा कार्यक्रम चला। 4 बजे उठ के मैं अपने घर गया ऊपर। तो मैंने अपनी माँ और भाभी से कहा कि आप लोग तो जल्दी आ गए, उसके बाद रात को ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो सर्दियों के दिन में क्या करते थे ना, हमारे घर में जो है अंगीठी होती थी जी। उसके ऊपर चाय बनाते थे, नीचे लकड़ियाँ होती थी, उसके ऊपर चाय बनाते थे। तो वो माँ जी या भाभी तो अपनी चलेगी गाय से दूध लेने के लिए, और मैं वहाँ पे नाच रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं वो कब गई। जी। और मैं थोड़ा भारी भरकम भी था, फौज में जाने की तैयारी कर रहा था। अच्छा। तो मैं उसके ऊपर गिर गया। अच्छा। उस पर गिर गया तो लोहे का पूरा इतना भारी था, मेरे यहाँ सारा अंदर धस गया। जी। मेरी पीठ में। तो मेरे छोटे भाई थे, मेरी छोटी बहन थी, वो भाग भाग के गए कि भैया गिर गए, भाई साहब जल गए, ये हो गया। तब तक भाभी और माँ जब तक आए तब तक काफ़ी कुछ मांस निकल चुका था यहाँ का। तो फौज का तो यहीं पे रामलीला खत्म हो गया, वो सपना यहीं खत्म हो गया। फिर आप सोचो कि 1 साल में बेड पे रहा, वो भी बिल्कुल उल्टा होके।
मेरे पिताजी ने जैसे भी किया। गांव में कहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल होते थे उस टाइम, बिल्कुल, है ना, लेकिन थे लोग गांव के वैद्य बूढ़ थे, उन्होंने कुछ किया। उसके बाद वहाँ से फिर मैं देहरादून शिफ्ट हो गया। इसी उसकी वजह से मेरे पिताजी ने मुझे देहरादून भेज दिया, और देहरादून से फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली आपके? दिल्ली जी। दिल्ली में जब मैं स्कूल कर रहा था वहाँ पे, तो उसी समय एक पूना इंस्टीट्यूट का आया कि यहाँ पे एक्टिंग का आपको वो करना है या क्या करना है। तो जाके वहाँ जाके पता चला कि एक्टिंग भी कुछ होती है जी। एक्टिंग का नाम। एनएसडी ज्वाइन करी, उनके नाटक करे, सारी चीज़ें करी, तब जा करके वहाँ जाके हम लोग सीख पाए ना। यहाँ कहाँ पता चलता था इतनी दूर में, मैं इतनी दूर का रहने वाला हूँ। जब घर जो है फिल्म करने के लिए लोग मेरे गांव में शूटिंग के लिए आए, वो कहने लगे कि आप कैसे यहाँ पहुँच गए इतनी दूर से। चमोली का वो एकदम दूरस्थ एरिया है, फिर आप देहरादून आए, फिर आप दिल्ली गए, वहाँ जाके आपको पता चला कि एक्टिंग भी कुछ होती है। तो फिर आपने, क्योंकि 9वीं क्लास में आप तब पढ़ते थे, आगे चल के आपकी शिक्षा दीक्षा क्या रही हैं और कैसे आप फिर एक्टिंग में आए, और कौन सा आपका पहला वो प्रोजेक्ट था जब आप एक्टर बने? हाँ, फिर मैंने वहाँ पे जो है मैंने करोनमल कॉलेज से बीए किया जी। तो सेकंड ईयर में मैं था, तो तब एक पूना इंस्टीट्यूट के लिए फॉर्म आया था। तो मेरे दोस्त ने कहा, यार भाई तुम्हें बड़ा शौक है, तुम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो अगर तुम्हें कुछ करना है तो। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो भरा, उसको भेजा, अपने फोटोग्राफ्स वगैरह सारे भेज दिए वहाँ पे। तब काफ़ी कुछ समझ आ गया था कि क्या होता है। फिल्में भी देखनी शुरू कर दी थी, सब कुछ तो समझ आ गया था। तो वहाँ भरा, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद अशोका होटल दिल्ली में मेरा इंटरव्यू हुआ। किरण कुमार, आज भी याद है मुझे, योगिता बाली जी, राकेश पांडे जी, ये सारे लोग वहाँ पे थे, गजानंद जागीरदार जी, ये सारे लोग थे। तो वहाँ से फिर मैं बॉम्बे आ गया, पूना गया। 6 महीने पूना में रहा। तो 6 महीने के बाद पूना इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का वो बंद हो गया वहाँ पे। आचार्य रजनीश वगैरह का जो भी रहा होगा, जैसे भी हुआ होगा। खैर उसके बाद गजानंद जागीर जी ने कहा कि भाई नेकी नहीं बोलते थे, नेकी। अच्छा, नेकी कहाँ जाएगा बेटा, चल बॉम्बे चल, पाली हिल पे मेरा इंस्टीट्यूट है, वहाँ तो डिप्लोमा कर ले। तो फिर मैं पाली हिल में मैंने 6 महीने का वहाँ से डिप्लोमा किया जी। और उसके बाद ही फिर मुझे मिली फिल्म दिल मेरा धड़कन तेरी, हिंदी फिल्म जी। क्योंकि मैं नाटक वहाँ पे करने लगा था, वो मिली। मैं और श्री राम लागू की बिटिया निशा लागू, बहुत धूमधाम से उसका मुहूर्त हुआ, सब कुछ हुआ, सारी चीज़ें हुई। 7-8 रील के बाद वो भी बंद हो गई। उसके बाद फिर मिली जिंदगी की ख्वाब है, वो तो ख्वाब ही बन के रह गई। नसीरुद्दीन शाह, जया प्रदा जैसे उसमें थे, वो फिल्म भी नहीं बन पाई। उसके बाद ये हुआ कि एक बड़ी फिल्म मिली मुझे, इंसान, ईमान और इंतकाम। और उस फिल्म के बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे लगे, क्योंकि हाजी मस्तान जो वहाँ के डॉन थे उस टाइम, वो फिल्मों में फाइनेंस करते, तो उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे जी। तो मुझे लगा ये फिल्म तो जरूर बनेगी। जावेद खान उस टाइम का टॉप मॉडल बिमल का, ठीक है, मैं और हमारे जो ये थे मुकेश खन्ना जी, ये हम तीनों थे उसमें, इंसान, ईमान और इंतकाम, तीनों थे। लेकिन वो फिल्म भी नहीं बन पाई। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को, क्योंकि बॉम्बे जैसी जगह में रहना, स्ट्रगल करना तो बड़ा टफ काम था, घर वाले भी कब तक करते। फिर मैंने अपने आप को गढ़वाली स्टेज की तरफ डाल दिया। गढ़वाली प्रोग्राम्स मैंने शुरू किए। तो गढ़वाली प्रोग्राम जब करना शुरू किया तो उससे मुझे एक तो अर्निंग हुई जी। और नाटक भी बहुत हिट हुई मेरे, बहुत ज़्यादा। मतलब दीनानाथ मंगेशकर हो, सन्मुखानंद हॉल हो, कोई भी हो, कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ नाटक हिट नहीं हुई जी। इतने सारे प्लेज मैंने वहाँ बॉम्बे में किए हैं, और उसी बीच मुझे घर जगह मिल गई जी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप निराशा से आशा की तरफ बढ़ते गए, आपने हार नहीं मानी, और यही कहीं कारण था कि आपकी मातृभूमि में जब आप काम कर रहे थे अपनी बोली भाषा में, तो वो आपकी हिट साबित हो रही थी। और जैसे कि आपने बताया, आपकी पहली फिल्म घर जवै है, जो उत्तराखंड की सिल्वर जुबली जिसने मनाई है, बहुत ज़्यादा लोगों ने उस फिल्म को पसंद किया, कहानी उसकी बहुत अच्छी थी। जब वो फिल्म आपकी हिट हुई, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि घर जवै में आपका चयन कैसे हुआ था? बस थिएटर के उसी से मेरा नाटक था कहीं का मुँह बोलिया जी। तो वहाँ विश्वजीत नौटियाल जी जो थे वो आ रखे थे वहाँ पे, और उस टाइम मैं और चरण सिंह चौहान जी और देवी प्रसाद सिंहवाल, जिन्होंने घर जमे लिखी, घर जमे के गाने लिखे, घर जमे के डायलॉग लिखे, हम तीनों का एक गुट था। हम नाटक के साथ में करते थे, तो सारा काम साथ में करते थे।
तो तब नौटियाल जी ने जो है वहाँ पे बात हुई कि भाई बलराज को लेके ही बनानी है। और चौहान जी तो थे ही, उन्होंने कहा क्योंकि हमारा साथ था, तो उन्होंने कहा भाई हम बलराज को लेके ही बनाएंगे। तब जाके घर जमे वहाँ पे मिली मेरे को। जी बिल्कुल, घर जवे उत्तराखंड की बहुत ही सुपरहिट फिल्म है। आज भी लोग उसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो हमेशा के लिए एक सुपरहिट बन के रहेगी भी। कहानी उसकी बहुत अच्छी है, आपने उसमें काम किया है, तो कैसा आपका अनुभव होता है? क्योंकि उसके गीत भी काफ़ी लाजवाब है। फिर चाहे हम तुइल चिट्ठी की लैनी भेजी की बात करें या झुनझुनियाली रात की बात करें, उसमें आपका नृत्य भी काफ़ी मनमोहक था। तो नृत्य का आपने डिप्लोमा भी लिया हुआ है, एक अनुभव हमें आप पूरा उस फिल्म का बताइए। नहीं, इस फिल्म का अनुभव बहुत बढ़िया था जी। और उस फिल्म में जितने भी लोग जुड़े थे सारे अच्छे लोग जुड़े थे जी। और पूरा टेक्निकल जो डिपार्टमेंट था वो भी बहुत साउंड था उसका। तो उसमें कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई है। फिर नौटियाल जी बॉम्बे के जाने माने एक उद्योगपति थे, उन्होंने भी बिल्कुल अपने हिसाब से फिल्म को कॉपरेट करके बनाया है, पूरा फाइनेंस किया है, फुल फिल्म उन्होंने बनाई है। तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई हमें। जी बिल्कुल, जब आप हिंदी सिनेमा से उत्तराखंड की तरफ आए, पहली फिल्म घर जवे आपने की, वो सुपर हिट हुई। उसके बाद लगातार आप कई गढ़वाली फिल्म करते चले गए और जितनी भी गढ़वाली फिल्में आपने की हैं वो सभी सुपर हिट हुई हैं। एक बार वो श्रृंखला आप हमें बताइए कि किन किन फिल्मों में आपने काम किया और कैसे कैसे रोल आपने निभाए उस पर। नहीं, अलग अलग ही था। घर जमे करी, उसके बाद बुआरी हो तो इन्हीं करी, फिर जिया की लाड़ी करी, फिर सुबेरो घाम करी। तो अभी फिल्मों का उस टाइम ऐसा था कि इतनी जल्दी जल्दी फिल्में नहीं बनती थी, क्योंकि उस टाइम कोई निर्माता, कोई फाइनेंसर इतना बड़ा था नहीं कि हर साल कोई फिल्म बनाए। 7-8 साल का गैप आता था, 10-12 साल का गैप आ जाता था। अब ये देखिए आपकी घर जमे के बाद जब मैंने 16 में सुबेरो घाम करी तो कम से कम 25 साल का गैप है। जी बिल्कुल, है ना। तो ये था, लेकिन आज नहीं है ऐसा। आज तो अब कई फिल्में यहाँ पे बन रही हैं और सरकार भी सपोर्ट कर रही है, तो अभी उत्तराखंड सिनेमा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, लेकिन जिस दौर में आप फिल्मों में काम कर रहे थे उस दौर में फिल्में बहुत ज़्यादा चला करती थी, लोग देखने जाते थे और दर्शक थिएटर्स में इकट्ठा होते थे, टिकट नहीं मिल पाता था। ये भी कहानी है गढ़वाल की फिल्मों की। लेकिन आज अगर हम देखें ना तो उस तरह की फिल्में नहीं बन रही हैं। आप एक बड़े एक्टर रहे हैं फिल्म जगत उत्तराखंड के, तो आपको क्या कारण लगता है आज फिल्मों का पीछे रहने का कारण? नहीं, पीछे रहने का कारण, एक मेन कारण तो ये है कि उस समय जब घर जमे लगी थी तो हमारे पास हर जगह थिएटर थे। गढ़वाल में कहीं भी ले लीजिए आप, देहरादून तो था ही, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, गोपेश्वर, सब जगह थे। कुमाऊं ले लीजिए आप, रामनगर, अल्मोड़ा, रानीखेत, हल्द्वानी तो था ही, नैनीताल, सब जगह थिएटर थे। तो तब फिल्में लोग देखते थे अपने यहाँ पे जाके। अब टिहरी वालों को देखना हो टिहरी में जाके फिल्म देखते थे। अब आज क्या हो गया कि अब फिल्म अगर किसी ने देखनी है तो उसको देहरादून आना पड़े, ऊपर तो कहीं है नहीं कहीं। अब जाके थोड़ा सा कोटद्वार में एक मॉल खुला है, वहाँ पे है, नैनीताल में भी खुल गया है, हल्द्वानी में तो है ही। अब जाके थोड़ा सा खुले हैं, तो अब वहाँ पे जब लगेंगे तो लोग देखते हैं। तो अब परेशानी यही है कि दिखाएं तो दिखाएं कहाँ, लोग कहाँ से देखेंगे। जी बिल्कुल। और जब आप फिल्म कर रहे थे तो कई सारे किस्से भी आपकी फिल्म से जुड़े होंगे, कोई एक किस्सा आप हमें बताइए अपना। किस्सा एक ही आया कि हमारा फिल्म स्थान में सेट लगा था जी, बरसात के गाने का, रुमझुमा रुमझुमा बरखा झुकी है। तो उसका बड़ा सेट लगा, इससे भी बड़ा था, वो बहुत बड़ा था, उसका सेट लगा हुआ था। तो रात को 6-7 बजे उसकी शूटिंग होनी थी। सारी चीज़ें हो गई, सारा सेटअप हो गया, पानी की व्यवस्था हो गई, फवारे सारे तैयार हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन ऐन मौके पे जब जो हमारी पहली हीरोइन थी भारती, उसको जब ड्रेस देने में गया, उसको मैंने ड्रेस दी, मैंने कहा भारती तुम्हें ये ड्रेस पहननी है। तो उसने देखा यूँ करके, उसे पहाड़ी धोती, ब्लाउज, जो फतुई, ये वो देखा उसने, तो यूँ रख दिया। उसने कहा कि ये ड्रेस पहनूंगी मैं। हालांकि कुमाऊं से थी वो हमारी वो। उसकी मम्मी ने कहा कि क्या बलराज, मेरी लड़की हीरोइन है, ये पहनेगी। उसने यूँ उठाया और सीधा बाहर फेंक दिया दरवाजे की तरफ। आज दरवाजे पर नौटियाल जी की एंट्री हुई, वो नौटियाल जी के ऊपर कपड़ा गिरा, जो प्रोड्यूसर थे उसके। अंदर आए, बेटा बलराज क्या हुआ? मैं बाहर गया, मैंने कहा चाचा कुछ नहीं। वो मना कर रही है ड्रेस पहनने के लिए, मना कर रही है, ओके पैकअप। उन्होंने कहा हाँ शूटिंग होगी नहीं। हमने कहा अब ये फिल्म बंद होती। दूसरे दिन सवेरे सवेरे नौटियाल जी ने बुलाया मुझे ऑफिस में, तो फटाफट ऑफिस आ जा। ऑफिस गया तो वहाँ नई हीरोइन शांति चतुर्वेदी की एंट्री हो चुकी थी। जी। कि अभी के अभी
फिल्मिस्तान जाना है और अभी अभी शूटिंग शुरू होगी वहाँ, अभी करना है। तो रास्ते में इसको गाना सिखा दे और इसको गाना सुना दे, रास्ते में बता दे सब कुछ, तो आ जाए। उसके बाद शांति चतुर्वेदी की एंट्री हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से घर जवे को हम देखें या हम सुबेरो घाम को देखें, इसमें बहुत सारे गीत हैं और गीतों से ही फिल्में हिट भी होती हैं, ये कहा जाता है। गीत बहुत मुख्य पार्ट रखते हैं उसमें। तो दोनों ही गीतों को अगर हम देखते हैं ना, तो उसमें नृत्य बहुत ज़्यादा ही शानदार आप दोनों ही लोगों का रहा है। तो जब आप नृत्य किया करते थे, किस तरह का अनुभव आपका है, कैसे आप उसे सीखते थे, फिर किया करते थे पर्दे पर? नहीं, मैं जब स्टेज करता था ना, गढ़वाली स्टेज जी, तो मेरे गढ़वाली प्ले में 3-4 गाने तो होते ही होते थे हमेशा। तो वहीं से मैंने उन चीज़ों को अपने में समेटना शुरू किया था, तो वो वहीं से चल रहा था, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी कभी, कहीं भी नहीं। बिल्कुल। और दोनों ही फिल्मों में आपके शानदार डायलॉग रहे हैं। हम चाहेंगे कि कोई एक डायलॉग जो आपका पसंदीदा हो, अगर आप हमें दर्शकों को सुनाना चाहें दूरदर्शन के माध्यम से। मेरा घर जमे का एक डायलॉग है जी। उसकी माँ बड़ी गरीब होती है, उसको पढ़ाती है, लिखाती है, वो अपने गहने बेच देती है, सब कुछ करती है। वो इंटर में पास होके आता है और अपना मेडल जो है अपनी मम्मी को देता है। फिर कहता है कि माँ, मेरी पढ़े लिखे मत तीन अपना सब कुछ खोया, तेरी नथुली, तेरा बुलाक, तेरा गुलूबंद, सब कुछ मेरे पढ़े लिखे में चली गई। अब मैं बड़ो होगी माँ, अब मैं बड़ो होगी, अब ते तो कोई काम करने की जरूरत नहीं, अब मैं बाहर छोड़, मैं नौकरी कर लूँ, तो आराम से घर में रहा, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपको दर्शकों ने आपके अभिनय को देखते हुए बहुत प्यार दिया। उत्तराखंड की जनता आपके अभिनय से काफ़ी प्यार करती है। यही कारण रहा है कि कहीं ना कहीं आपको हिंदी सिनेमा का अमिताभ बच्चन या राजेश खन्ना भी कहा जाता है। जब आप ये सुनते हैं कि आपको अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना से तुलना की जाती है आपके अभिनय को लेकर, तो कैसा महसूस आप करते हैं? क्या आप मानते हैं कि उस किरदार में आप बिल्कुल सटीक बैठे हैं? नहीं, देखिए हिंदी और गढ़वाली में बहुत फ़र्क है जी। वो अलग बात है कि लोगों ने ऐसा प्यार दिया है और लोगों ने मेरी तुलना उनसे करी है जी। और मुझे कहा है कि आप हमारे उत्तराखंड के महानायक हो जी। तो अच्छा तो लगता है। अगर कोई इस प्रकार से किसी को आगे बढ़ाता है या उसके बारे में कुछ बोलता है जी, तो अच्छा तो लगता ही है। जी बिल्कुल। आज आपको सभी लोग बलराज नेगी के नाम से जानते हैं। आप जहाँ भी जानते हैं अपना परिचय भी आप बलराज नेगी से देते हैं, लेकिन आपका वास्तविक नाम कुछ और है। ये वास्तविक नाम कुछ और होके अपना नाम बदलना और बदलने का फैसला लेना आपने क्यों किया, और किया तो फिर आपको कैसा महसूस आज होता है? अपना पहले तो नाम आप हमें बताइए और इस फैसले की कहानी बताइए। मेरा नाम बलबीर सिंह नेगी है जी। मैं आपसे कहूँ कि जब मैं गजानन जागीरदार की यहाँ में ट्रेनिंग कर रहा था एक्टिंग की, जी। तो तब सब लोग कहते थे यार ये नेकी नेकी ये हटा दे पीछे से, इससे लगता है कि तू पहाड़ का पहाड़ी है। जी। और इंडस्ट्री पूरी पंजाब वगैरह पे बेस करती है, तो खाली बलराज लिख, बस। बलराज नेगी भी नहीं था उस टाइम, खाली बलराज लिख। चलो भाई, मैंने कहा, तो तब वहाँ जाके बलराज नाम मैंने वहाँ बदला, बलराज। फिर जब गढ़वाली स्टेज की तरफ आया तो मैंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, खाली बलराज तो ठीक नहीं है। तो फिर बलराज नेगी का नाम वहाँ से रखना शुरू किया और वही नाम आज तक चल रहा है। आज तक चल रहा है। जी बिल्कुल। आपने कई सारे पूर्णकालिक कथाओं पर, नाटकों पर भी अभिनय किया, जिसमें जीतू बगड़वाल की कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा और भी कई सारे नाटक हैं। एक बार उन नाटकों के बारे में हमें बताइए, किस तरह के रोल आपने किए? मैंने जो ऐतिहासिक नाटक हैं उसमें सत्यवान सावित्री, जी, सत्यवान का रोल उसमें किया था। रामी बौराण में रामी के हस्बैंड का रोल किया। जीतू बगड़वाल मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा नाटक है जो एशिया के नंबर 2 हॉल में हुआ, सबसे बड़ा सन्मुखानंद हॉल बॉम्बे में, साइन में। 3.5 घंटे का नाटक है वो मेरा, जो बॉम्बे में किया मैंने। और उस नाटक को देखने जब शुरू दिन लोग आए तो 3,500 लोग अंदर थे और उससे कई लोग बाहर थे जिनको टिकट ही नहीं मिला, अंदर जगह भी नहीं थी। क्योंकि मैंने जो भी प्ले किया ना वहाँ पे सब कॉमर्शियल किए,
₹20, ₹15, ₹10, ₹5 का टिकट होती थी जी। और सब बिक जाती थी, क्योंकि हमने स्ट्रगल भी करना था भाई, रूम का खर्चा भी देना है, सब कुछ करना है। तो हमने तो प्रोफेशनली काम किया वहाँ पे। तो वो मेरा नाटक मेरी ज़िंदगी का बहुत बेहतरीन नाटक था और उसने बड़ी ऊंचाइयाँ भी मुझे दी हैं। लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है। अभी भी मेरा जीतू बबड़ाल पे काम चल रहा है, मैं उसी गीत नाटिका पे काम कर रहा हूँ, तो बहुत जल्दी उसे भी हम करेंगे यहाँ। जी बिल्कुल। और आपकी एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था भी आपने बनाई है जो 1991 में बनी थी और आज तक उसमें काम चल रहा है। किस तरह से संस्कृति के प्रति आप उस संस्था के द्वारा योगदान दे रहे हैं? मैंने 1991 में तो संस्था मेरी थी, उसमें मैंने 93-94 में प्राकृतिक सांस्कृतिक अभियान करके कौथिक 94 मैंने किया था परेड ग्राउंड में जी। उस समय। तो वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था उस समय और उसी कौथिक को आज लोग कर रहे हैं जगह जगह, लेकिन मैंने पहली बार किया था। आज आप चक्रव्यूह का नाम जानते हैं कि चक्रव्यूह हो रहा है जी। लेकिन आप मानिए कि पहली बार चक्रव्यूह को मैंने उस मंच पे कराया था डॉक्टर DR पुरोहित जी के थ्रू जी। उनका पूरा ग्रुप आया था, 50-60 लोग आए थे। तो लोगों ने देखा कि चक्रव्यूह क्या होता है। तो मैं उस संस्था को तो चला ही रहा हूँ, उस पर काम कर ही रहा हूँ मैं आज भी। जी बिल्कुल। और आप एक तरफ तो एक्टर बेहतरीन हैं ही, साथ ही साथ आप निर्देश भी करते, डायरेक्टर भी आप हैं। तो क्या क्या आपने आज तक डायरेक्ट किया है? मैंने केवल एल्बम्स ज़्यादा करी हैं जी। और फिल्म जो करी है उन फिल्मों में मतलब सपोर्ट किया लोगों को सहायक निर्देशक की तरफ, जैसे सतमंगला हो गई, बुआरी होते ही नहीं हो गई, इनमें किया। हाँ, मैंने एक जो दूरदर्शन दिल्ली के लिए जो मैंने किया था मलेथा की कूल, स्वर्गीय जीत सिंह नेगी जी का, वो मैंने डायरेक्ट किया है जी। वो दिल्ली दूरदर्शन के लिए बनाया था हमने, वो वहाँ जमा भी करा दिया था। अब टेलीकास्ट नहीं कर पाए, वो पता नहीं क्या हुआ होगा, भगवान जाने, लेकिन वो मैंने बनाया था जी। एज अ एक्टर तो आपने लोगों को बहुत सारी प्रेरणा दी है, काफ़ी कुछ सिखा रखा है, लेकिन एज अ डायरेक्टर आपने क्या क्या सीखा? एज ए डायरेक्टर तो मतलब ये है कि मैं जब बॉम्बे में था तो टेक्निकली तो मैंने सीख ही रखा सब कुछ जी। काम करता था वहाँ लोगों के साथ, सीखता था। तो टेक्निकल भी मैं बहुत साउंड हूँ, ऐसा नहीं है जी। और एक्टिंग का तो है ही मेरे को कि भाई किससे क्या काम लेना है, कैसे लेना है, कैसा रोल उससे करवाना है जी। मेरी फिल्म में मैं जब करता हूँ तो डांस भी मैं खुद ही बता देता हूँ कि आपने ये डांस करना है, ऐसे करना है, ऐसे मूवमेंट करने हैं। ये अगर हम आपके सम्मानित पुरस्कारों की श्रृंखला देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या क्या बड़े बड़े पुरस्कार आज तक आपको मिले हैं और फिर कैसा आपको अनुभव उनसे मिला, ये आप हमें बताइए। बहुत ज़्यादा है जी। सबसे पहले दून रत्न मिला मुझे जी। KN सिंह एक बहुत बड़े विलेन हुआ करते थे हिंदी फिल्मों के जी। वो हमारे देहरादून के थे। तो उन्हीं के नाम से मुझे KN सिंह फिल्म विधा पुरस्कार मिला और उसके साथ मुझे दून रत्न मिला देहरादून में जी। फिर दून कीर्ति और देवभूमि रत्न। हमारे पहले उत्तराखंड के जो राज्यपाल थे श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी ने, उन्होंने टिहरी में मुझे उत्तरांचल रत्न से सम्मानित किया। उपतारा वालों ने सम्मान किया। तो ये तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, बहुत ज़्यादा। अभी मेरे ऊपर कोई गोपाल थापा जी एक किताब लिख रहे हैं जी। तो वो कह रहे थे बलाज भाई ये तो 450-500 पेज पहुंच गई है और अभी भी इसमें बहुत सारे लोग बचे हुए हैं जिनसे बात होनी है जी। मैंने कहा देख लो आप जैसा करते हो, मैं क्या बोलूँ। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप पर किताब लिखी जा रही है कि आपका स्ट्रगल की कहानी से लेकर आज आप एक सफल अभिनेता हैं उत्तराखंड में। अगर हम आपके पसंदीदा अभिनेता की बात करें तो आप किन्हें पसंद करते हैं, किनकी एक्टिंग को देखकर आप अपने जीवन में उसे उतारते थे? देखिए, एक्टिंग का जहाँ तक था तो एक्टिंग और थोड़ा सा गानों के क्लोज मूवमेंट वो मुझे राजेश खन्ना के पसंद थे जी। डांसिंग में मुझे जितेंद्र पसंद था जी। पुली से डांस में जितेंद्र पसंद था जी। और जहाँ तक गहराइयों की बात हो, इमोशनली कोई करेक्टर होता तो मुझे दिलीप साहब पसंद थे। दिलीप साहब जी, बहुत शानदार। और हम देखें यदि उत्तराखंड फिल्म जगत को, क्योंकि आप बड़े एक्टर हैं, आपकी फिल्में काफ़ी हिट हुई हैं, तो एक समय था जब फिल्में काफ़ी चल रही थी, बीच में एक गैप आ गया था लंबा सा जिसमें फिल्में और गीत बहुत कम, फिल्में तो बन ही नहीं रही थी या जो गीत बन भी रहे थे तो एक गैप सा आ गया था। उस गैप को आपने भी महसूस किया होगा, क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, वो आया था क्योंकि कुछ ऐसा हुआ, एक तो थिएटर भी नहीं थे, वो भी टूट गए थे सारे, और फिर लोगों ने पैसा लगाना भी बंद कर दिया कि भाई चलाएंगे कहाँ पिक्चर, कहाँ बनाएंगे।
अब दौर शुरू हुआ है, क्योंकि अब हमें किसी चीज़ के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारी पूरी फिल्म हमारी देहरादून में बन रही है। यहाँ पर टेक्निकल सारी चीज़ें हैं, अच्छे कैमरे हैं, लाइट्समैन है, सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए यहीं पर बन रही है और वो कम बजट में ही बन रही है। और अब गवर्नमेंट का भी सपोर्ट उसमें है, फिल्म विकास परिषद का उसमें सपोर्ट हो रहा है, तो लोग इसलिए अब फिल्में ज़्यादा बन रही हैं। जी बिल्कुल, फिल्में बन रही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फिल्मों में काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का असर उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि लोग अपनी मातृबोली को नहीं बोलना चाहते, वो हिंदी सिनेमा की तरफ भाग रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपनी फिल्म जगत उत्तराखंड में आएँ? नहीं, लोगों को लगता है कि एक हिंदी जो सिनेमा है वो बहुत ब्रॉड है जी, बहुत बड़ा है, तो वहाँ जाके शायद हम कुछ और कर लेंगे, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते हैं कि वहाँ पे अभी अभी ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, फिर उनके जो बच्चे हैं उनको वो प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें कौन प्रमोट करेगा जी, कोई नहीं करेगा। और ऐसा नहीं है कि आप उत्तराखंडी फिल्मों में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी में काम करके आप नाम नहीं कमा सकते हो, आप पैसा नहीं कमा सकते हो, ऐसा नहीं। आज का दौर बदल गया, वो दौर अलग था कि जब कुछ नहीं मिलता था, लेकिन आज के दौर में तो सबको सब कुछ मिल रहा है जी। तो कम से कम अपनी तरफ तो लोगों को ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से अगर हम आपके सफ़र को देखें तो बहुत सारे गीत आपके ऐसे हैं जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं, जब वो दोबारा भी बन रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा हिट हो रहे हैं। तो आपका कोई पसंदीदा गीत हो जो आप जब भी अपने आप को पर्दे पर देखते हो तो आपको बड़ा सुकून मिलता हो और गर्व होता हो? हाँ, मेरे तो पसंदीदा गीत वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन खास करके तू दिखांदी जन जुनियाली, ये मैं मंच पे भी करता हूँ जी। तीन चिट्ठी के लिए भेजी, और लेटेस्ट मेरी फिल्म 2016 सुबह गाम का, वो मारेगी तेरी कराली नजर मारेगी, ये मेरे बड़े फेवरेट सॉन्ग हैं। आप गुनगुनाते भी हैं, हम चाहेंगे कोई अपना पसंदीदा गीत 2 लाइन आप गुनगुना दें यहाँ पे। तेरो गाँव को डाकवान चिट्ठी देणो आंदू, तुरे दी बणू माऊ के माँ दे जा, मुंड मधरी की जुहात, सोची सोची मिनिया बात, मुंड मधरी की जुहात, सोची सोची मिनिया बात, बदनामी की डर भेज, मिन चिट्ठी लेनी भेजी। बहुत ही सुंदर। और मुंडमा धरी की जो हाथ, आपका जो ये स्टेप है ना, ये भी बड़ा वायरल हुआ था जब ये गीत बन रहा था और ये आया, तो आपको लगा था कि ये गीत बिल्कुल हिट हो जाएगा? हाँ, गानों पे तो पूरा विश्वास था मेरे को, गाने सारे हिट होंगे जी। बहुत आप ये देखिए ना, मेरा नाटक था पुत्रदान जी, सन्मुखानंद हॉल में, उसमें गाना लिखा था देव प्रसाद ने मेरे नाटक के लिए, सुन तेरी बांसुरी सुन मन भर मैगी मेरो, ये गाना लता जी ने गाया बाद में हमारी फिल्म रहवार में जी, लता मंगेशकर जी ने जी। तो ये उसने भी गाना लिख दिया था नाटक के लिए। अरे वाह, बहुत सुंदर पुत्रदान जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तक आपका सफ़र हमने जाना, आगे आपके क्या और प्रोजेक्ट हैं, क्या अभी हमें और आपकी फिल्में, गीत देखने को मिलेंगे? इसके साथ ही आप उत्तराखंड के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, अभी तो बिल्कुल, एक तो मैंने मंच नहीं छोड़ा है, मंच पे मैं लगातार काम कर रहा हूँ, दूसरा अभी फिल्में भी मेरी बनी रही हैं, चल रही हैं, तीसरा मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति को लेके है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ कि एक ही जगह सारी चीज़ें हों और एक ही जगह हम अपनी बोली भाषा, अपने ढोल दमाऊँ, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को, लोक नृत्य, लोक संगीत एक जगह हम इकट्ठा करके सब लोगों को सिखाएं ताकि वो चीज़ें जिंदा रहें। लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं वो भटके ना, एक जगह हो रहे हैं। और मैं और लोगों से भी यही कहता हूँ, जो नई पीढ़ी है उनसे ये कहता हूँ कि अपनी बोली भाषा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसके साथ आपको आगे चलना चाहिए। और भगवान करे आप बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाएं, अपना नाम कमाएं, सब कुछ करें, लेकिन अपनी ज़मीन आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल, आगे बढ़ते रहिए लेकिन ज़मीन ना छोड़िए। ज़मीन ना छोड़िए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत प्यारी प्यारी बातें अपने सफ़र को लेकर आपने बताई, युवाओं को बेहतर संदेश दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे खास मेहमान, उत्तराखंड के फिल्म जगत के सुपरस्टार बलराज नेगी जी। ऐसे ही अन्य मेहमानों से आपको अगले हफ्ते मिलाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।